हेलो दोस्तों, राम राम। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उत्तराखंड जेई पर चर्चा। ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखें, फिर इस वीडियो को देखें। उत्तराखंड जेई पर चर्चा, जिस तरह से हमारे मोदी जी करते हैं चाय पर चर्चा, कुछ इसी तरीके से हम आज उत्तराखंड जेई पर चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था मुझे, और काफ़ी लोगों के मैसेज भी आए मुझे कि दूसरी वीडियो कब ला रहे हो। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि यूकेपीएससी जेई की तैयारी कैसे करें, इस पे मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हम यूकेपीएससी जेई भर्ती को लाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हमारे कई साथी जिन्हें काफ़ी टाइम हो गया है यूकेपीएससी जेई भर्ती को लाने के लिए, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अब आपको भी आगे आना होगा, क्योंकि 2-3 जगह हमारा मैटर फर्स्ट रखा है, पीडब्ल्यूडी, प्रदूषण और 1-2 डिपार्टमेंट और है। तो जब भी आपको बुलाया जाता है, आप हमारे साथ खड़े रहें जब भी जरूरत पड़े। और मोस्टली गर्ल्स, आपका भी समय आ गया कि आप भी आगे आएं और इस भर्ती को लाने में हमारी हेल्प करें। तो जितने जल्दी हमारी ये भर्ती आएगी उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बाद संविदा वाला मैटर भी शायद इसमें जुड़ सकता है, उपनल वाला मैटर भी जुड़ सकता है। तो जितने जल्दी आ जाए, हमें संविदा वाला उपनल वालों से दूरियां बनी रहेगी हमारी। तो दोस्तों, जो ये है भर्ती है, इसमें क्या है कि हमारे कई दोस्त लगे हुए हैं। थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट की आपको भी उनको जरूरत है, तो आपकी जरूरत है, आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं जो हमारे लीडर हैं मोहित नौटियाल, उनका मैं जो क्यूआर कोड लगा दूंगा वीडियो के साइड में एक, तो आप अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं। कोई भाई दूर से रह सकते हो तो जो आ नहीं सकते हैं, तो आप भी सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उनको भी जब भी काम करे, बहुत सारी चीज़ें होती जैसे लेटर बनवाना, आरटीए लगाना, या तेल का खर्चा, चलो कोई बात नहीं, अपनी तरफ से कर रहे होंगे, लेकिन आप भी अपनी तरफ से पूरी सहायता कीजिए जितना भी आप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ जो देहरादून रहता है, सबको किसी तरह से अपना खर्चा मैनेज करना पड़ता है। तो आप भी अपनी तरफ से जितना हो सके 50, 100, 200 जितना आप कर सकते हो, अपनी तरफ से मदद करें। और दोस्तों, आप जरूर आएँ जब आपको बुलाएं, क्योंकि अगले हफ्ते हम एक बार सतपाल महाराज से मिलने जा सकते हैं। इससे पहले हम गए थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम इस मैटर पे काम करेंगे, पीडब्ल्यूडी वाले मैटर पे। तो आप जरूर आएँ, क्योंकि 71 पोस्ट जो हमारी फंसी हुई थी, पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि थोड़ा दिक्कत आ रही है उसमें, वो हमें आरटीए में नहीं दिख रहे। तो हम चाहते कि वो 71 पद सीधी भर्ती में जुड़े। तो आप लोगों का आना आवश्यक है। अगली बार आपको जब बुलाया जाए तो जरूर आएँ। तो दोस्तों, ये है अपडेट की बात। अपडेट में मैं बता दूं कि 3 पोस्टें जो मैं पिछली वीडियो में नहीं बता पाए, उरेडा की है, और 3 से 4 पोस्टें जिला पंचायत में है जेई की। तो दोस्तों, बहुतों के सवाल थे कि कितनी पोस्टें आ सकती है। तो दोस्तों, मिनिमम 300 पोस्ट तो आएगी, ये हमें उम्मीद है। और आप लोगों का साथ रहा तो 450 पोस्ट सिविल की हमें इस यूकेपीएससी जेई भर्ती में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप घर पर ना रहें, जब भी आए, जब भी आपको बुलाएं तो जरूर हमारा साथ दें, तभी हम 450 के पास जो हमारी पोस्टें इस बार देखने को मिलेगी। तो ये रही अपडेट की बात। दोस्तों, क्यूआर कोड में लगा दूंगा वीडियो की साइड में, आप जरूर मदद करें, ताकि हमें जो हमारी टीम है उनको सपोर्ट मिले, किसी तरह से वो पीछे ना रहें। और दोस्तों, अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ, यूकेपीएससी जेई की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तराखंड जेई बनने के लिए आपको 10th या 12th पास करना जरूरी है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो पेपर देना जरूरी होता है, जीप का होता है। पॉलिटेक्निक के लिए जीप का पेपर होता है, उसको आपको पेपर देना पड़ता है। उसके रैंक के आधार पर आपको उत्तराखंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। काउंसलिंग करानी पड़ती है, अच्छी रैंक होगी तो अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको। अच्छा कॉलेज है पित्तो वाला देहरादून, हमारा श्रीनगर, रुड़की, सारे कॉलेज अच्छे हैं।
आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं। वैसे सारे कॉलेज अच्छे हैं, और थोड़ा रैंक आपकी खराब रही या कम रही तो तब भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। तो कोई सा कॉलेज ना तो अच्छा होता है ना खराब होता है, वो आप पे डिपेंड होता है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं। ये रही हमारे कि जेई, सबसे पहले आपको 3 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा किसी भी ब्रांच से मेनली। और अगर आप एई बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको बीटेक करना जरूरी है। और पॉलिटेक्निक भी 2 तरीके से कर सकते हैं, एक 3 साल का होता है, एक 2 साल का। 3 साल का करोगे तो आपको अच्छे तरीके से होगा मतलब आपका, और 2 साल में करोगे तो आपको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वो लेटर एंट्री से होता है। तो दोस्तों ये तो रहा कि किस तरीके से हम जेई की तैयारी करें, कैसे जेई बने। तो जेई बनने के लिए सबसे पहले आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है, और वो 2 साल का लेटर एंट्री वाला होता है और 3 साल का पूर्ण डिप्लोमा होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, यूकेपीएससी जेई आपने डिप्लोमा भी कर दिया, सब कुछ किया, आप अभी नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, आपको नहीं पता कि यार जेई में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से पेपर आते हैं, कितने दिन पेपर होता है। तो दोस्तों उत्तराखंड में 2 पेपर होते हैं, 2 बोले तो टेक और नैन। उत्तराखंड जेई में 2 पेपर होते हैं, पेपर तो 4 होते हैं पर 2 दिन पेपर होते हैं। एक दिन टेक्निकल का होता है और एक दिन नॉन टेक का होता है। टेक्निकल में हमारे सब्जेक्ट जो आपने डिप्लोमा में पढ़े होंगे, ये सारे सब्जेक्ट, इसमें शायद 1-2 सब्जेक्ट होंगे शायद डिफरेंट, नहीं तो मेरे हिसाब से जो ये सारे डिप्लोमा के सब्जेक्ट हैं। पेपर 1 पेपर 2 जो टेक्निकल का पार्ट 1 है ना, पेपर 1 में जो है ये भी आपने पढ़ रखे होंगे, ये भी आप पढ़ेंगे। और टेक नॉन टेक में जो होता है हिंदी और इंग्लिश आती है। तो दोस्तों एक बार मैं बता दूं कि लोग क्या करते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले आते हैं तो इंग्लिश को क्या होता है, इंग्लिश को क्या हल्के में ले लेते हैं, इंग्लिश से डरते हैं। और हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ दोस्तों पिछली भर्ती में कि हमने क्या हुआ, इंग्लिश को हल्के में लिया, आज वीडियो बना रहे आपको बता रहे, नहीं तो हम भी कहीं जी होते। तो दोस्तों इंग्लिश जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश को हल्के में ना लें, जितना आप हिंदी में ला सकते हैं मार्क उसके उतना ही इंग्लिश में प्रयास करें। इंग्लिश में ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत है हिंदी माध्यम वालों के बच्चों के लिए। और ये इंग्लिश बोर्ड डिसाइड करती है आपका सिलेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ आप बराबरी कर लोगे लेकिन यहाँ आप पीछे रह जाओगे। तो पहले ही बता दूं आपको कि इंग्लिश में हिंदी मीडियम वालों को काफ़ी मेहनत की जरूरत है। अब मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे यूकेपीएससी जेईई में सिविल में 2 दिन पेपर होते हैं, एक दिन आपका टेक्निकल का होगा और एक दिन नॉन टेक होगा। टेक्निकल में 2 पेपर होंगे, एक ही दिन होंगे 2 पेपर, 3-3 घंटे के होंगे और 180 क्वेश्चन होंगे उसमें, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब एक पेपर 360 का, दूसरा पेपर 360 का, टोटल हो गया 720। तो टेक्निकल 720 का पूछा जाएगा, और नॉन टेक जिसमें 100 नंबर हिंदी और 100 नंबर इंग्लिश, तो 720 और 200 920 टोटल आपके मार्क्स होंगे। उसमें से आप कितने ला सकते हैं। पिछले बार तो जो हमारी कट ऑफ गई थी काफ़ी हाई बोले, हाई होगी, सब पढ़ने वाले थे और हमने इंग्लिश को हल्के में लिया था, तो 650 के ऊपर जो हमारे वॉइस की कट ऑफ जा रखी है। दोस्तों ध्यान रखिए इंग्लिश का, अगर आपने इंग्लिश को कमजोर में लिया तो सिलेक्शन ना के बराबर है। ये मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश पे सबसे पहले काम करने की जरूरत है। टेक्निकल में तो आपको करना ही करना है, क्योंकि 720 नंबर के ये दोनों हैं सब्जेक्ट और 200 मार्क्स के हैं, लेकिन ये 200 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 200 मार्क्स आपका सिलेक्शन डिसाइड करता भी है नहीं भी, क्योंकि यहाँ आप बराबरी कर सकते हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपने पढ़ के ये आप वीक कर देते हो, जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। मैं बताना चाहता हूँ जो नए लड़के हैं, ये सिलेबस क्या है, यूकेपीएससी जेईई में सिलेबस क्या है। तो टेक्निकल में बताऊंगा टेक्निकल में क्या सिलेबस है। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं सोम, स्टील, आरसीसी, बीएमसी, सॉइल सर्वे, एनवायरनमेंट और सीपीएम। ओवरव्यू मैं बाद में दूंगा, मैं बता दूं पहले। पेपर 2 में हमारे पानी वाले सब्जेक्ट होते हैं, पानी वाटर वाले सब्जेक्ट होते हैं, इरिगेशन,
हाइड्रोलॉजी, रिवर इंजीनियरिंग, ओपन चैनल फ्लो, ओसीएफ, फ्लूइड मैकेनिक्स, एफएम और हाइड्रोलिक मशीन। तो ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि इसमें सब में पानी की जरूरत पड़े। तो ये सारा पानी है। आसान वाले हैं, लगता है आसान है, लेकिन पिछला पेपर बहुत अजीब बना था। तो लेकिन आपको पढ़ने में मजा आएगा इस पेपर 2 को। लेकिन पिछले बार थोड़ा खेला हो गया हमारे साथ, नई किताब से क्वेश्चन बने, लेकिन कोई बात नहीं, तैयारी करोगे तो धीरे धीरे पता चलेगा। ये सारे पानी वाले सब्जेक्ट है। हिंदी में बेसिक हिंदी एनसीईआरटी से, इंग्लिश में भी बेसिक। जो इसका सिलेबस है मैं व्हाट्सएप चैनल बनाऊंगा, उसमें मैं सिलेबस पूरा भेज दूंगा। तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े, उसमें मैं आपको पूरा सिलेबस भेज दूंगा पिछले वाला। दोस्तों इंटरव्यू भी होता था पिछली बार, इंटरव्यू भी खत्म हो गया था। अब मैं बताऊं इसके बारे में, थोड़ा ओवरव्यू दे दूं आपको, जो इतने सारे मैंने लिखे है क्या इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं इरिगेशन, पानी वाले सब्जेक्ट की बात करता हूं। इरिगेशन मतलब सिंचाई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि यार ये सब्जेक्ट क्यों रखा होगा, इरिगेशन क्यों होगा? तो क्या है, हमारे भारत में, थोड़ा ओवरव्यू इरिगेशन के बारे में बता दूं। हमारे भारत में क्या होता है कि जो पानी होता है ना, बारिश होती है, वो टाइमली नहीं होती है और सफिशिएंट नहीं होती है। मतलब क्या होता है, हम फसल बोते हैं, मेनली हम क्या सिंचाई किसके लिए करेंगे, फसलों के लिए। और सिंचाई का मतलब ये नहीं होता कि बरसात का पानी, अगर बरसात का पानी होता, इंजीनियरिंग में इरिगेशन का मतलब या सिंचाई का मतलब ये नहीं होता बरसात का पानी। इरिगेशन में सिंचाई का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल, ना कि नेचुरल। बारिश का पानी उसमें नहीं गिना जाएगा। आर्टिफिशियल हम क्या होता है, पानी को प्रोवाइड करते हैं लैंड्स में, खेतों में, और उससे हमारी फसल क्या होती है, ग्रो करती है। तो क्या होता है भारत में, क्या होता है कि ना तो समय टाइमली बारिश होती है, ना सफिशिएंट होती है, और जब हमको चाहिए ना तब होती है। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास एक ही वो बचता है, सिंचाई। सिंचाई किससे कर सकते हैं हम, या तो हमारी कैनाल होगी, नहर होगी, या हमारे पास पाइप होंगे, या हमारे ग्राउंड वाटर निकालेंगे हम किसी तरह से। तो ये 3-4 ऑप्शन बनते हैं, उसी को हम क्या इरिगेशन में पढ़ते हैं। इरिगेशन में हम क्या होते हैं, पानी को खेतों तक पहुंचाते हैं। सोर्स होता है, यहाँ से सोर्स से हम लैंड तक आपको पानी को पहुंचाएंगे आर्टिफिशियल तरीके से। जो नेचुरल पानी है वो तो है, लेकिन जो आर्टिफिशियल, इरिगेशन की डेफिनेशन ही होती है। पिछले बार क्वेश्चन भी आया था कि इरिगेशन क्या है। आर्टिफिशियल तरीके से हम पानी को लैंड में अप्लाई करेंगे तो हमारा इरिगेशन कहलाएगा। तो क्या होता है, सोर्स होता है हमारा, सोर्स हमारा क्या होता है, रिवर भी हो सकती है, डैम से हमने इकट्ठा किया पानी, वहां से भी, ग्राउंड वाटर भी हो सकता है। तो यहाँ से हम पानी क्या होता है, लैंड में पहुंचाएंगे तो हमारी इरिगेशन कहलाती है। तो क्या पहुंचाएंगे, किससे, कैनाल। तो हम इसमें कैनाल ही पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, अभी मैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसमें सोर्स से हम क्या है, लैंड में पानी पहुंचाएंगे। अब लैंड में भी बहुत सारी चीजें होती है, ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड। तो ये अगर मेरे को समय होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट की जरूरत है। जब मेरे 2500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं इन सब्जेक्ट को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जितना मुझे आता है मैं आपको बेसिक टू बेसिक बताऊंगा। लेकिन 2500 सब्सक्राइबर मेरी कंडीशन है। आप अगर वीडियो को ज़्यादा शेयर करोगे और मेरा सपोर्ट करोगे तब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा भी कॉन्फिडेंस, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही पढ़ाया नहीं जाता, कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता। फिर आप लोग कमेंट में उल्टा सिल्टा लिखोगे। तो ये क्या होता है कि सोर्स से हमने क्या किया, पानी को हमने लैंड में ले गया। लैंड में क्यों ना, हमारी फसल है भाई, फसल को कैसे ग्रो कराना है, जब पानी नहीं होगा, मॉइस्चर ही नहीं होगा तो कैसे ग्रो होगी। तो मीडियम क्या है, होता हमारा कैनाल। तो ये है दोस्तों इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई। सिंचाई मतलब आर्टिफिशियल तरीके से पानी को कहाँ, लैंड में ले जाना। अब आर्टिफिशियल से क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि भारत ऐसे जगह आता है, ऐसे रीजन में आता है जहां ना तो टाइमली बारिश होती है, ना सफिशिएंट बारिश होती है, जिसकी वजह से हमें क्या करनी पड़ती है, सिंचाई करनी पड़ती है। ये हो गया हमारा सिंचाई। दूसरा होता है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, बारिश के बारे में पढ़ते हैं। बारिश का पानी, उसके टाइप पढ़ते हैं हम, बारिश को कैसे मापेंगे, रेन गेज लगे रहते हैं, ठीक है, टिपिंग वगैरह बहुत सारे हमारे पास वो होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं,
बारिश के बारे में इसमें पढ़ते हैं, और बारिश के टाइप होते हैं, जैसे ओले, बारिश की बूंदे और हिमपात, बहुत सारे। अब इंग्लिश टेक्निकल टर्म है इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं यूज, तो आप डर जाओगे। धीरे धीरे हम करेंगे, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या होते हैं, हम पानी को खोजते हैं, अकरेंस कहाँ पानी मिलेगा। अब पानी के टाइप क्या होते हैं, ये हम क्या पढ़ते हैं हाइड्रोलॉजी में। इसमें बहुत सारे हाइड्रोग्राफ होते हैं, किस तरह से जो हमारा पानी ऊपर से आता है, फिनलैंड में जाता है, कुछ नीचे जाता है, ग्राउंड वाटर जाता है, ग्राउंड वाटर टेबल में पहुंच जाता है, कुछ हमारा जो समुद्र में मिल जाता है, रिवर में मिल जाता है, कुछ वापर इवेपोरेट हो जाता है, वॉश हो जाती है, ऊपर चले जाता है। तो पानी के बारे में पढ़ते हैं हम कि पानी नीचे आया, ऊपर जाया, ग्राउंड वाटर टेबल में गया, किस कितने ये है पानी के, ड्रिजल, स्नो और बहुत सारे पानी के टाइप में इसकी हाइड्रोलॉजी में हम पानी के बारे में पढ़ते हैं। ये एक रिवर इंजीनियरिंग होता है कि भाई बारिश फ्लड आ गया सपोज दैट, तो प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम रिवर इंजीनियरिंग में। तो जो हमारी नदियां हैं वो अपना रास्ता ना बदले, उसके लिए क्या करें हम। जैसे आपने आजकल देखा होगा किस तरह से धराली में कंस्ट्रक्शन हुआ था, उन्होंने जहां नदी की साइड थी उधर ना होके दूसरे साइड नदी को मोड़ दिया। तो हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करें हम नदियों के आसपास वाले इलाके को, और नदियों को किस तरीके से नदियों का फ्लो हो अच्छी तरीके से, वो हम रिवर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। ओपन चैनल फ्लो में भी हम, एक चैनल होता है, चैनल जैसे कैनाल होता है वैसे ही चैनल होता है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल आगे बताऊंगा। वैसे ही ओसीएफ होता है। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन के बाद फ्लूइड मैकेनिक्स के में जो है ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, फ्लूइड का मतलब पानी नहीं होता है, फ्लूइड का मतलब होता है पानी और लिक्विड और गैस से मिलकर फ्लूइड बनता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फ्लूइड के बारे में स्टडी करेंगे। फ्लूइड क्या होता है कि जैसे हमने इसमें अब सोम पढ़ी होगी आपने, डिफॉर्मेबल बॉडी और एक रिजिड बॉडी होती है। तो डिफॉर्मेबल बॉडी होती है, अगर हम इस पे क्या लगाएंगे, अब आपने देखा होगा, इसका एग्जांपल बताता हूँ फ्लूइड का। जैसे हम इसमें पढ़ते हैं विस्कोसिटी मतलब हम क्या होता है शहद को आगे ले जाते हैं, डालते हैं, लेकिन वो आगे जाता ही नहीं है। क्यों, फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फोर्स लगता है, जिसको विस्कोसिटी। अभी मैं पूरी डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, आपको हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूँ कि क्या होता है। इसके में हम विस्कोसिटी, प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। फ्लूइड किस टाइप की फ्लूइड, कितने फ्लूइड होते हैं, कई वीडियो आपने यूट्यूब में देखी होगी, अगर आप उसको जोर से दबाएं तो कठोर हो जाता है, हल्का दबाएं तो आराम से आप उसमें उंगली डाल देते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड उसको बोलते हैं। टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। इसमें बहुत सारे प्रेशर आ जाते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ फ्लूइड आते हैं, विस्कोसिटी होता है, सरफेस टेंशन होता है, कोहेजन एडेजन आता है। तो मतलब फ्लूइड की प्रॉपर्टी के बारे में हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब ये होता है कि फोर्स लगाएंगे हम तो क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्लूइड पे। तो फ्लूइड को या तो एक बार हम रेस्ट में रखेंगे, एक हम चलाएंगे, डायनेमिक करेंगे इसको। तो ये है फ्लूइड मैकेनिक्स में। और एक हाइड्रोलिक मशीन, तो जहां से हमें क्या होता है एनर्जी, हाइड्रोलिक मशीन, पानी हमने चलाया, इसमें मशीन हाइड्रोलिक मशीन होती है, उसमें हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं, बहुत सारी चीजें जनरेट करते हैं। तो ये है हाइड्रोलिक मशीन में। दोस्तों ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें और ज्यादा भी डिटेल में है, अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको इंटरेस्ट जगा रहा हूँ कि भाई किस तरीके से इसमें क्या क्या है, ठीक है। ये है पानी वाले सब्जेक्ट में किस तरीके से इरिगेशन। अब भारत में टाइमली पानी हो, जब हमको जरूरत होती है तब बारिश नहीं होती है, जितना हमें पानी की जरूरत होती है वो हमको मिलता नहीं है बारिश के पानी से। तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम आर्टिफिशियल, कृत्रिम तरीके से सिंचाई करें। अब वो क्या कर सकते हैं, आप तो कैनाल सोर्स होता है, हम नदियों से लाएंगे कैनाल के थ्रू खेतों तक। कैनाल, गुल भी होती है हमारे पहाड़ों में, गुल बनी होती है, कूल बोलते हैं जिसको, उसके माध्यम से हम पानी ले जाते हैं, ठीक है। पाइपों के माध्यम से ले जाते हैं, कई कई हम क्या होते हैं ट्यूबवेल, नीचे से हम पानी ऊपर निकालते हैं, वो भी होता है। किसी तरीके से हम लैंड को सींचे, ये इरिगेशन में पढ़ा जाता है। इसमें डेल्टा, ड्यूटी, बेस, फिगर, बहुत सारे पढ़ेंगे आप,
इरिगेशन में। ठीक है दोस्तों, फ्लूइड में हम फ्लूइड की प्रॉपर्टी के बारे में, प्रेशर, सरफेस टेंशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। और ये है पेपर 1 पानी वाले सब्जेक्ट। पेपर ना, ये पेपर 2 है, सॉरी ये पेपर 2 है। पेपर 1 में पढ़ेंगे हम कि हम इसमें हम ज्यादातर ध्यान देते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, और दूसरा क्या है मटेरियल के बारे में। भाई अब ये तो हमें पानी के बारे में स्टडी, पानी मान लो, ये मत बोलना कि पानी है, सिंपली पानी वाले सब्जेक्ट हैं। ये है अब स्ट्रेंथ वाले, ये हमारी प्रॉपर्टी बताता है। जैसे सोम, अब सोम क्यों पढ़ते भाई, मटेरियल की हमकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या स्ट्रेस होता है, ठीक है, किस तरीके से स्ट्रेंथ होती है। भाई हम मकान बनाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ, हम मकान बनाएंगे तो इसकी डिजाइन लाइफ क्या होगी, मतलब इसका स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है। तो ये है सोम में हम पढ़ेंगे कि मटेरियल की जो प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल में रिजिड होती है, डिफॉर्मेबल बॉडी होती है, तो उसके बारे में, उसमें हम जो पढ़ते हैं इसमें पढ़ते हैं मेनली। हम ये रहता है, जैसे हम बोलेंगे बॉडी है, डिफॉर्मेबल बॉडी में क्या, दो टाइप की बॉडी होती है, रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड की आदत फोर्स लगाओ, उसके जो पार्टिकल होते हैं वो कहीं जाएंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। लेकिन क्या होता है, जो डिफॉर्मेबल बॉडी होता है, फोर्स लगाएंगे तो उसके पार्टिकल्स क्या होता है, मोशन होगा उसमें। हम क्या है, जैसे फोर्स, हम टेंशन, खींचने वाला फोर्स लगाएं तो पार्टिकल खींचे जाएंगे, और कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल कट्ठे कट्ठे आने की कोशिश करेंगे। तो ये होती है डिफॉर्मेबल बॉडी की। इसी के बारे में स्टडी करेंगे हम, स्ट्रेस, स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, हम फोर्स लगा दिया, अंदर क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा, जो उसका क्या होगा, फोर्स का क्या करेगा, विरोध करेगा, भाई मत लगा, क्योंकि हर बॉडी अपने जो जिसमें खड़ी है ना, जिसमें वो रह रखी स्थिति, अपनी जो पोजीशन है उसका विरोध करती है। हमने फोर्स लगाया खींचने के लिए, स्ट्रेस लगाया किसी बॉडी में, तो अंदर से क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा, अप्लाई होगा, तो इसे स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू जिससे कोई मटेरियल झेल सकता है। अब देखो फोर्स लगाया मैंने तो उतना ही स्ट्रेस लगेगा। अब मैं इस बॉडी को खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भले रिजिड है, किसी बॉडी को मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ तो अंदर से स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस अब वो हो जाता है। स्ट्रेंथ होती है मटेरियल की, कितना मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाता है, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्ट्रेस की, जिससे किसी कोई मटेरियल झेल सकता है। तो आगे बात करेंगे, स्ट्रेंथ की बात करेंगे, बहुत सारे, और यंग मॉडुलस, बहुत सारे हुक्स लॉ, बहुत सारी चीजें हमारे इसमें होती है सोम में। दूसरा आता है स्टील। तो दोस्तों स्टील भी हमारे पास एक मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल, जिसका यूज करते हैं कहीं कहीं, जहाँ क्या होता है कि जहाँ मटेरियल, जैसे जहाँ जहाँ आरसीसी वाले वो नहीं यूज कर सकते हैं, वहाँ हम स्टील का यूज करेंगे, ताकि डिजाइन लाइफ, जो भी हमारा वो होता है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, इसकी डिजाइन लाइफ बढ़ाने के लिए हम स्टील का यूज करते हैं। लेकिन ये थोड़ा महंगा है, जिसकी वजह से इसका यूज थोड़ा अभी कम है। स्टील के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आरसीसी एक होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब मैं आरसीसी या पीसीसी के बारे में थोड़ा बता दूं। आरसीसी क्या होता है, पीसीसी क्या होता है कि हमने क्या बनाया, मसाला बनाया, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो जो सिंपल क्या होता है, मसाले के साथ हमने थोड़ा क्या डाल दिया, एग्रीगेट डाल दिया। एग्रीगेट मतलब गट्टे, जो हमने पत्थर के टुकड़े टुकड़े डाल दिए, वो उसमें वो मिला दिया, मसाला बना दिया, उसमें वो डाल दिया, वो कंक्रीट बन गया, ठीक है। अब हमको रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी बनाना है। आरसीसी में हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट का यूज करते हैं। रेनफोर्समेंट के तौर पे पहले बल्लियों का यूज होता था, लेकिन वो सड़ जाती थी। बल्लियों की जगह हम क्या करते हैं, स्टील का यूज करते हैं। स्टील का यूज किस लिए करते हैं, क्योंकि जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में क्या होता है, स्ट्रांग होता है, लेकिन टेंशन में क्या होता है, वीक होता है। जिसकी वजह से टेंशन, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या होता है, स्टील डालते हैं, ताकि उसकी डिजाइन लाइफ, जो उसकी लाइफ है ना, वो बढ़ सके। और जो कंक्रीट, जो ये आरसीसी, जो ये कंक्रीट है, वो ब्रिटल मटेरियल है। जब भी या क्या होगा, ये टूटेगा या मतलब फेल होगा, तो वार्निंग नहीं देगा, अचानक से टूट जाएगा। और आपने देखा होगा
कॉलम, गांव में कभी कभी कॉलम देखा होगा, तो यहाँ कॉलम ऐसा टूट भी रखा होगा ना बीच से, तो ऐसा पड़ा रहा होगा, पूरी तरह से टूटा नहीं होगा, क्योंकि जो उसमें स्टील लगा है ना, सरिया लगी है, उसकी वजह से वार्निंग दे रहा हूं हमको कि भाई ये टूटेगा, पूरा टूटेगा, लेकिन वार्निंग देगा टूटेगा, अचानक से नहीं टूटेगा, कंक्रीट अचानक से टूटेगा, लेकिन अगर हमने उसमें स्टील डाला है ना, तो क्या होता है, वार्निंग देता है, इसकी हमारी टेंशन स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये आरसीसी के बारे में पढ़ेंगे, ये अभी मैं बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसमें है बहुत सारा चीजें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीजें होती हैं। उसके बाद होता है बीएमसी, भाई ये तो मेन सब्जेक्ट है हमारे सिविल इंजीनियरिंग का, ईएमसी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग मटेरियल हमें कंस्ट्रक्शन करना है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन, हमें मकान बनाना है, तो सबसे पहले हमें भी ये तो पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या मटेरियल लगेंगे। हम कहीं पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो हमारे पास सीमेंट, सरिया, चूना, पत्थर, ब्रिक, ईंटें, तो ये होता है मटेरियल। वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। स्टोन, क्या आप एक क्वेश्चन का बता सकते हो कि आग लगने पर ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होता है, मतलब आग लगेगी तो ज्यादा टाइम तक ईंटें चलेगी या स्टोन चलेगा। तो जो मटेरियल में हम क्या पढ़ते हैं, सीमेंट, ब्रिक, स्टोन और पेंट, चूना, लाइम बोलते हैं जिसको, ये सारे मटेरियल हमारे इसमें क्या आते हैं, पेंट और वार्निश आएगा, ये हमारे आते हैं बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल। कंस्ट्रक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन में विंडो, डोर, और हमारा क्या होता है, फाउंडेशन, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, तो ये हम पढ़ेंगे बीएमसी में। सॉइल मैकेनिक्स में, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे हम, सॉइल मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़े सब्जेक्ट है, सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में। सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी के बारे में क्यों पढ़ रहे भाई, हम मकान लगाएंगे, हमें भी उसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में पता ही नहीं है कि उसकी परमेबिलिटी क्या होती है। परमेबिलिटी मतलब पानी को परमिट करने की क्षमता, किस तरह से वो पानी को परमिट करती है। कोई मिट्टी होती है जो पानी को आसानी से जाने देती है, परमिट आसानी से करती है, कोई नहीं करती आसानी से, ठीक है। कहीं कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, मिट्टी कितने टाइप की मिट्टी होती है, ठीक है, किस तरह से मिट्टी का निर्माण होता है, भाई मकान बनाएंगे तो किस टाइप की मिट्टी होनी चाहिए, हमें किस टाइप की प्रॉपर्टी की मिट्टी होनी चाहिए। हम फसल उगाएंगे, जहाँ हमने इरिगेशन किया था, फसल उगाने के लिए इरिगेशन किया था, किस टाइप की फसल, कौन सी मिट्टी किस टाइप की फसल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो हमें सॉइल मैकेनिक्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब सॉइल मैकेनिक्स में, वैसे हम मैकेनिक्स का मतलब फोर्स लगाएंगे इसमें, कि मैकेनिक्स जब भी होता है तो फोर्स लगा के स्टडी करना मैकेनिक्स कहलाता है। सॉइल के बारे में हम स्टडी करेंगे कि सॉइल जो होती है, सॉइल मतलब मिट्टी, तो उसकी परमेबिलिटी क्या कितनी होती है, कॉम्पैक्शन होते हैं, तो कॉम्पैक्ट क्यों करते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम कॉम्पैक्ट करते हैं। कंसोलिडेशन क्या होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। कॉम्पैक्ट हम रोलर के द्वारा करते हैं, सड़क देखी होगी आपने, कॉम्पैक्ट किया मिट्टी को इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये है सॉइल के बारे में कि सॉइल कैसी बनी, सॉइल के टाइप क्या है, सॉइल में जो ये है परमेबिलिटी क्या कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इस सारी प्रॉपर्टी हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सर्वे, अब आपने बोला होगा सर्वे, तो जैसे आपने बोला रोड का सर्वे, तो सर्वे के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम सर्वे करते हैं, ठीक है। सर्वे तो आपने पढ़ा होगा, अच्छा सब्जेक्ट है सर्वे, ठीक है। सर्वे में क्या करते हैं हम, जैसे रोड बनानी होगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस लैंड का सर्वे करेंगे कि भाई किधर से रोड जाएगी, ठीक है। सर्वे में हम क्या होता है, चैन सर्वे, मतलब मोटी मोटी चैन आपने वहाँ कॉलेजों में यूज करी होगी। ट्रायंगुलेशन यूज करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, नापते हैं। पहले क्या होता था, चैन के द्वारा नापा जाता था। नाप छाप, सर्वे का मतलब नाप छाप, सीधे समझो नाप छाप। मकान का सर्वे करना है हमको, नाप छाप। पहले हम जमीन का सर्वे करेंगे, जमीन कैसी है, ठीक है। उसके बाद आसपास का सर्वे करेंगे हम कि लैंड कैसी है, जमीन कैसे, लैंड कैसी है। तो ऐसे रोड का सर्वे किया जाता है कि कहाँ हमको किधर से रोड ले जानी है, ठीक है। तो
ये होता है सर्वे, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, धीरे धीरे जो इसकी वैल्यू है सिविल इंजीनियरिंग क्या में इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। पहले कम क्वेश्चन आते थे, अब धीरे धीरे इसमें भी ठीक ठाक क्वेश्चन आने लगे। तो इसमें इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में क्या पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग दो टाइप की है, ये पढ़ेंगे हम सॉलिड और वेस्ट। देखो कैसे जो पानी होता है, इसमें ज्यादातर हम पानी के बारे में पढ़ते हैं, ये भाई शुद्ध पानी हमको कैसे मिले, ट्रीटमेंट, इसमें पानी में ट्रीटमेंट करके हम क्या करते हैं, कोई पानी गंदा हो रखा होता है या कोई पानी सही पानी है तो उसको हम पीने लायक कैसे बनाए, घर तक कैसे पहुंचाएं, किस तरह से हमारे जो पाइपलाइन का डायरेक्शन होनी चाहिए, किस तरह से हमारे सीवर लाइन की डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये है मतलब किसी अगर सिटी को बसाना है तो कितना अच्छे तरीके से हम मैनेज करें ताकि प्रदूषण कम हो। एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो पानी है हमारा स्वच्छ रहे, मेनली हमारा पानी स्वच्छ रहना चाहिए, तभी हम क्या अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो ये होता है कि किस तरह से हम सिटी को बसाएं, उसमें क्या है जो सीवर लाइन्स है, पाइप लाइन्स है, और जो पानी आ रहा है ऊपर का पानी, जो बरसात का पानी है, उससे हम नालियों के द्वारा किस तरीके से हम सही डायरेक्शन में पहुंचाएं, और किस तरीके से जो हमारा गंदा पानी हो रहा है उसे किस तरीके से हम पीने लायक बनाएं। और जो साफ पानी भी है उसमें भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसे ट्रीट करके कैसे हम पीने योग्य बनाएं, ये हम एनवायरमेंट साइंस में पढ़ते हैं। सीपीएम में क्या होता है कि देखो आप मकान बना रहे हो आप, और आपको ये पता ही नहीं कि कब कौन सी चीज होनी चाहिए, ठीक है, मकान बना रहे हो और हमें यही नहीं पता भाई कि कौन सी चीज कब होनी चाहिए। तो इसमें सीपीएम में हम मैनेजमेंट देखते हैं भाई, कौन सी चीज कब होनी चाहिए, कब हमारी लेबर ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज क्या है सिर्फ हमको एक कॉलम डालना है, 50 लोग खड़े हो गए, तो इसमें क्या होगा, हमारा क्या है कॉस्ट आ जाएगी, फालतू कॉस्ट आ जाएगी। तो इसमें मैनेज करते हैं किस तरीके से कब कितनी हमारी क्या होती लेबर ज्यादा होनी चाहिए, कौन कौन से काम, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होने चाहिए। मोनोलिथिक मतलब 2-4 चीजें इकट्ठी करके, ऊपर से लिंटल भी डाल दिया हमने, और ऊपर से 2-4 जो चीजें हम अलग कर सकते थे, वो दोनों चीजों को एक ही साथ कंस्ट्रक्ट करना। तो मतलब यह है कि मैनेजमेंट किस तरीके से करें। अब बारिश हो रही, मैनेजमेंट ये भी है कि अब बारिश हो रही, अब भाई लेंटर आधा डाल दिया, आधा डाला ही नहीं, और ये हमें पता है बारिश हो नहीं रही, हमें पता है आधे घंटे बाद बारिश होने वाली है, और भाई आधा लेंटर रहेगा, तो क्या करें, हम लेबर बढ़ाएंगे। तो इससे मैनेजमेंट होता है कि कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, प्लान करेंगे किस तरीके से हम प्लान करेंगे, मकान कैसे बनाएंगे, पहले हमें प्लान होना चाहिए कि इस तरीके से करेंगे। और मैनेजमेंट क्या है, जैसे अचानक में इमरजेंसी आ गई तो किस तरह से हम मैनेज करेंगे, ये होता है सीपीएम। दोस्तों मैंने थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मैंने आपको टैग और नॉन टैग में बता दिया। अब अगर आप मेरे 2500 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं इन सब्जेक्टों को अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा और एडवांस तक पढ़ाऊंगा। ये मैं आपसे आज वादा कर रहा हूं कि अगर मेरे 2500 सब्सक्राइबर आप बढ़ा पहुंच जाएंगे तो मैं इन सब्जेक्टों को अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। पिछले बार मेरा सिलेक्शन रुका था, हमने इंग्लिश को कमजोर लिया था, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को मैं पुनः एक बार कहूंगा कि भाई इंग्लिश को हल्के में ना ले। तो दोस्तों ये था ओवरव्यू हमारे किस चीज का, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। अब मैंने ये क्या आपको सिलेबस और ओवरव्यू बता दिया। इसमें भी जो ये सोम है इसमें भी बहुत सारे वो है, सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक है, वो अब मैं अपने यूट्यूब जो चैनल यूट्यूब नहीं व्हाट्सएप चैनल बनाऊंगा, उसमें मैं सारे वो सिलेबस बता दूंगा। स्टैंडर्ड बुक का मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा और डिटेल में। अगर कुछ डाउट आपको रहे होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों में जो मैंने एक्सप्लेन करा, थोड़ा ओवरव्यू दिया, अगर आपको थोड़ा भी डाउट रहे तो आप कमेंट करें। दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक पढ़ें। पहले तो मैं बता दूं, 2 बुकें मैं बता देता हूं आपको जो आपको लेनी है, जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ये दोस्तों वैसे कोई हिंदी, वैसे आप सोचोगे यार हिंदी मीडियम वाला यार इंग्लिश की बुक दिखा रहे, इंग्लिश में भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे, क्योंकि टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में पढ़ोगे तो ज़्यादा आसानी होगी, हिंदी आप पढ़ोगे तो वो समझ आपको नहीं आएगी।
तो आप सबसे पहले इस बुक को लें, सिविल बूस्टर। इससे मैं ये बोलता हूँ 180 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो 100 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसमें से मिल जाएंगे अगर आपने इसको सही ढंग से पढ़ा हो। तो ये क्या है, सिविल इंजीनियरिंग की क्या है, की है, एग्जाम की है। इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में सीधे। अगर आपने इसको पढ़ दिया तो बहुत बढ़िया बुक है सिविल बूस्टर। और दूसरा है, आप प्रैक्टिस करना चाहोगे तो गुप्ता और गुप्ता आपको लेनी पड़ेगी। तो ये दो बुकें अभी फिलहाल ले लीजिए अगर आप नए नए हैं। जो पुराने हैं उनको तो अच्छे ढंग से पता होगा, उसमें मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये दो बुकें आपको, एक सिविल बूस्टर और एक गुप्ता एंड गुप्ता, अगर ले सकते हो तो एक खुरमी भी आती है सिविल इंजीनियरिंग की, वो ले सकते हो आप। लेकिन दो बुकें आपके